हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस एकदम स्पेशल और नई डीप डाइव क्लास में। शुरुआत में ही मैं बता दूं कि आज की क्लास एकदम प्रीमियम पेड बैच की फीलिंग देने वाली है आपको। बिल्कुल। और उन सभी बच्चों के लिए तो ये क्लास बहुत ही खास है जो अभी क्लास 9th साइंस पढ़ रहे हैं। हाँ, और खासकर वो बच्चे जो आगे चलकर नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं ना, उनके लिए तो ये एकदम फाउंडेशन है। राइट। तो बच्चों, आपकी इस साइंस की बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। हाँ, 12 चैप्टर्स हैं और आज हम लोग चैप्टर 3 पर एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। चैप्टर 3 यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या हिंदी में कहें तो परमाणु और अणु। एकदम सही। और आज का हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है। आज हम मैटर यानी पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से को गहराई से समझेंगे। हाँ, और उसके जो कॉम्बिनेशन के नियम है ना, वो भी जानेंगे। बिल्कुल। और लास्ट में जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाता है, केमिकल फॉर्मूले लिखने की वो मास्टर ट्रिक भी हम आज सीखेंगे। वाह, क्या बात है। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 26, पेज 26 निकाल लीजिए। हाँ, पेज नंबर 26 पर थोड़ी हिस्ट्री दी गई है, मतलब विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई। राइट। और बच्चों देखो, पेज 26 पर लिखा है कि करीब 500 बीसी, 500 बीसी के आसपास हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे, महर्षि कणाद। हाँ, महर्षि कणाद। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम मैटर यानी पदार्थ को डिवाइड करते जाएं, उसे तोड़ते जाएं, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां उस कण को और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल। और उन्होंने इन पार्टिकल्स का नाम दिया था परमाणु। हाँ, और बच्चों पेज 26 पर यह भी बताया गया है कि ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे ना, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने इन्हीं कणों को एटम्स कहा। एटम्स का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, यानी अविभाज्य। अच्छा, मतलब जिसे और काटा ना जा सके। एकदम सही। लेकिन ये तो सिर्फ फिलॉसफी थी। अगर हम साइंस की बात करें तो 18वीं सदी के अंत तक हमें इंतजार करना पड़ा। ओ, मतलब एक्सपेरिमेंट्स के लिए। हाँ, मैं एग्जैक्ट बुक की इंग्लिश लाइन पढ़ता हूं पेज 26 से। बच्चों ध्यान से सुनना। एंटवान एल लवोजियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. मतलब लेवोजियर ने केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 जरूरी नियम बनाकर केमिस्ट्री की नींव रखी। बिल्कुल। तो बच्चों, अब पेज 27 पर आते हैं। यहाँ पहला नियम दिया है। हाँ, पहला नियम। मैं सबसे पहले बुक की एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ती हूँ। बुक में लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। राइट। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। पर इसे साबित कैसे किया गया? हाँ, इसके लिए बच्चों बुक में ही एक एक्सपेरिमेंट दिया है। मैं बुक से एग्जैक्ट इंग्लिश पढ़ता हूँ। एक्टिविटी 3.1, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स X and Y of chemicals, I कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, तो ये एक्टिविटी 3.1 है। हाँ, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं, मतलब एक छोटी सी ग्लास की ट्यूब। उसमें सोल्यूशन X डालते हैं। ठीक है। और एक बड़ा शंक्वाकार फ्लास्क यानी कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें सोल्यूशन Y डालते हैं। अब इन दोनों को बिना मिक्स किए ऐसे ही वजन कर लेते हैं। ओके, मतलब दोनों अलग अलग हैं अभी। हाँ, और सबसे जरूरी बात, फ्लास्क के मुंह पर एक कॉर्क यानी ढक्कन लगा देते हैं। अरे, ढक्कन क्यों? क्योंकि ढक्कन इसलिए लगाते हैं ताकि रिएक्शन के बाद अगर कोई गैस बने तो वो उड़कर बाहर ना चली जाए। अगर गैस उड़ गई तो मास कम हो जाएगा ना। ओह राइट, मास सेम रखना है। बिल्कुल। तो ढक्कन लगाकर हम उन्हें मिक्स करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, और जब हम वापस उसे तौलते हैं तो टोटल मास बिल्कुल सेम रहता है। वाओ, तो मतलब मास ना तो क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। एकदम सही। तो मास तो सेम रहा। पर ये अलग अलग एलिमेंट्स आपस में जुड़ते कैसे हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो बच्चों, अब हम देखते हैं पेज नंबर 27 और 28 पर। राइट। तो यहाँ पर प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने दूसरा नियम दिया था। मैं एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश सेंटेंस पढ़ता हूँ। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportions by mass.
अच्छा, इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। हाँ, मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चों। जैसे पानी है, H2O। अब पानी चाहे आप कहीं से भी लाओ, नदी से, बारिश से या लैब से, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है ना, वो हमेशा 1.8 ही होता है। हमेशा 1.8? बिल्कुल, हमेशा। और अमोनिया ले लो, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा 14.3 होता है। अच्छा, पर नियम तो बन गए, लेकिन बच्चों सोचने वाली बात है कि इन नियमों के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या था? हाँ, ये रीजन जानना जरूरी था। तो इसके बाद ना पेज 28 पर एंट्री होती है जॉन डाल्टन की। बिल्कुल, जॉन डाल्टन की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है बच्चों। हाँ बच्चों, डाल्टन का जन्म 1766 में एक बहुत ही गरीब बुनकर यानी एक पुअर वीवर की फैमिली में हुआ था और उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। राइट। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ बहुत ही जरूरी पोस्टुलेट्स यानी मुख्य बिंदु थे। वो क्या थे? डाल्टन ने एकदम क्लियर कर दिया था कि एटम्स इंडिविजिबल यानी अविभाज्य होते हैं और वो किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। अरे वाह, ये बात तो लैवोज़िए फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरह से प्रूव कर देती है ना? बिल्कुल प्रूव करती है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि एटम्स हमेशा स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में जुड़ के कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, आधा अधूरा एटम नहीं जुड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा पूर्ण संख्या में। और यही बात प्राउस्ट के लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को साबित कर देती है। राइट। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स मास और प्रॉपर्टीज में एकदम सेम होते हैं। एकदम सेम, आइडेंटिकल। क्या बात है। तो बच्चों, अब तक हमने एटम शब्द बहुत बार सुन लिया है, पर दिमाग में सवाल आता है कि ये एटम आखिर है कैसा? हाँ, इसका साइज क्या है? तो चलो बच्चों, पेज नंबर 28 पर देखते हैं। यहाँ बुक में जो लिखा है, मैं पहले एग्जैक्ट इंग्लिश सेंटेंस पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़ो। More than millions of atoms, when stacked, would make a layer barely as thick as the sheet of paper. सोचो बच्चों, मिलियंस ऑफ एटम्स। हाँ, मतलब अगर हम लाखों एटम्स को एक क्यूब पर एक रखें, तब जाके वो एक कागज के पन्ने जितनी पतली लेयर बनाएंगे। ये इतने छोटे होते हैं कि इनके एटॉमिक रेडियस को नापने के लिए हम नैनोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। राइट। 1 नैनोमीटर यानी 10 की पावर -9 मीटर। 1 nm is equal to 10⁻⁹ मीटर्स। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों। एक एप्पल यानी सेब का रेडियस होता है 10 की पावर -8 मीटर, पर एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस होता है 10 की पावर -10 मीटर। मतलब एप्पल और एटम के बीच का फर्क उतना ही है जितना शायद हमारी धरती और उस एप्पल के बीच का है। बिल्कुल, बहुत ही छोटा। तो अब जब एटम इतने छोटे हैं तो इन्हें पहचानने के लिए पेज नंबर 29 पर एक कॉन्सेप्ट आता है, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स। हाँ, आधुनिक प्रतीक। बच्चों, डाल्टन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स यूज किए थे। लेकिन उनके सिंबल्स तो बहुत ही अजीब से थे ना, ड्राइंग जैसे। हाँ, गोले और बिंदु वाले। तो मॉडर्न सिस्टम जो था वो बर्जीलियस और IUPAC ने दिया। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बिल्कुल, IUPAC ही सारे नाम अप्रूव करती है और इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स? हाँ, रूल ये है कि किसी भी सिंबल का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा। अच्छा बच्चों, ये नीट में बहुत काम आता है। जैसे एल्यूमिनियम Al है, दोनों कैपिटल Al लिखोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, और कोबाल्ट CO है, कैपिटल C और स्मॉल O। अगर कैपिटल C और कैपिटल O लिख दिया तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। अरे बाप रे, पूरा कंपाउंड ही बदल गया। बिल्कुल। और बच्चों, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स उनके इंग्लिश नाम से नहीं बल्कि लैटिन, जर्मन या ग्रीक नामों से आए हैं। राइट। जैसे आयरन का सिंबल Fe है क्योंकि उसका लैटिन नाम फेरम है। एकदम सही। और सोडियम का Na है जो नाट्रियम से आया है। हाँ, और पोटेशियम का K है जो केलियम से आया है। राइट। तो ये तो हो गए सिंबल्स। पर अगर एटम इतना ही छोटा है तो बच्चों, हम इसका वजन यानी मास कैसे नापेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसका जवाब पेज 30 पर है बच्चों। तो हुआ ये कि साइंटिस्ट्स ने शुरू में नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन के एक एटम के मास का 1/16 यानी 16वां हिस्सा एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर लिया था। बिल्कुल,
क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता था और इससे मास होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या में मिल जाते थे। राइट। पर क्या यही फाइनल स्टैंडर्ड रहा? नहीं, 1961 में इसमें बदलाव आया। एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट बनाया गया। अच्छा। मैं बुक से एग्जैक्ट इंग्लिश लाइन पढ़ता हूं, पेज 30 से। 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of 1 atom of carbon 12. मतलब कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा। हाँ, और इसको U यूनिफाइड मास से लिखते हैं। बुक में एक तरबूज यानी वाटरमेलन का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। अरे हाँ, वो फल वाले का एग्जाम्पल। बिल्कुल। जैसे एक फ्रूट सेलर के पास अगर कोई स्टैंडर्ड वजन नहीं है तो वो एक तरबूज के 12 इक्वल टुकड़े करता है। ठीक है। और उस एक टुकड़े को 1 यूनिट मानकर बाकी सारे फल तौलता है। बिल्कुल वैसे ही कार्बन 12 के 1/12 मास को एक रिलेटिव स्टैंडर्ड मान लिया गया है। क्या बात है, एकदम आसानी से समझ आ गया। तो बच्चों, ज्यादातर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ना, वो अकेले नहीं रह सकते। हाँ, वो अनस्टेबल होते हैं। तो वो आपस में दोस्ती कर लेते हैं। पेज 31 और 32 पर देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ मॉलिक्यूल यानी अणु की बात की गई है। हाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में ना एटॉमिसिटी होती है, जिसे परमाणुकता कहते हैं। राइट। जैसे ऑर्गन है, वो किसी से दोस्ती नहीं करता, वो मोनोएटॉमिक यानी एक परमाणुक है। हाँ, और ऑक्सीजन O2 जो है वो डायटॉमिक यानी द्विपरमाणुक है। और अगर 3 एटम्स मिल जाएं तो वो ओजोन बन जाता है। और अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स मिले तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे H2O। एकदम सही। और इसके बाद पेज 32 पर आयंस के बारे में बताया है। आयंस। हाँ, मैं एग्जैक्ट इंग्लिश लाइन पढ़ता हूँ। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज। द चार्ज्ड स्पीशीज आर नोन एज आयंस। अच्छा, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स को आयंस कहते हैं। बिल्कुल। जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है उसे एनायन कहते हैं। ठीक है। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है उसे कैटायन कहते हैं। जैसे रोजमर्रा का नमक NaCl। हाँ, इसमें सोडियम Na कैटायन यानी Na+ है और क्लोरीन Cl एनायन यानी Cl- है। एकदम परफेक्ट। और एक पॉली एटॉमिक आयन भी होता है। वो क्या होता है? वो एटम्स का एक ग्रुप होता है जो एक फिक्स्ड चार्ज कैरी करता है। अच्छा, तो बच्चों, इन आयंस के जुड़ने के लिए ना एक वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। संयोजकता। हाँ, वैलेंसी असल में किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर यानी जुड़ने की क्षमता होती है। इसको समझने के लिए बुक में कमाल का एनालॉजी दिया है, ऑक्टोपस वाला। अरे हाँ, ऑक्टोपस। बच्चों, इमेजिन करो एक ऑक्टोपस है O, उसके 8 हाथ हैं। ठीक है। और एक इंसान है H, जिसके सिर्फ 2 हाथ हैं। अब ऑक्टोपस को इंसानों को ऐसे पकड़ना है कि उसके 8 हाथ और इंसानों के दोनों हाथ पूरी तरह से लॉक हो जाएं। मतलब कोई हाथ खाली ना रहे। बिल्कुल। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? 8 हाथ ऑक्टोपस के और एक इंसान के 2, तो 4 इंसान चाहिए होंगे, यानी 4 × 2 = 8। एकदम सही। तो फॉर्मूला बना OH4। OH4 है ना मजेदार? ये नीट और JEE फाउंडेशन के लिए ना एक जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइजेशन है। बिल्कुल। और अब आता है क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाला पार्ट। यस। पेज 33 और 34 पर केमिकल फॉर्मूले यानी रासायनिक सूत्र लिखना। बच्चों, इसके लिए हम यूज करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड। हाँ, इसमें सबसे पहले वैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए और एक बेसिक रूल है। क्या रूल है? कि अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो मेटल का नाम या सिंबल हमेशा पहले आएगा। अच्छा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम मेटल है तो CaO लिखेंगे। राइट। और सोडियम क्लोराइड में NaCl लिखेंगे। और बच्चों, इसमें एक रूल मैं भी ऐड कर दूं, अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन हो ना तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है तो CaOH2 नहीं, अरे वेट, मैग्नीशियम है तो MgOH2 लिखेंगे। बिल्कुल, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड H और Cl दोनों की वैलेंसी 1 है, तो क्रिस क्रॉस किया, बन गया HCl। राइट। और मैग्नीशियम क्लोराइड में? उसमें Mg की वैलेंसी 2 होती है और Cl की 1 होती है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो Mg के पास 1 आएगा और Cl के पास 2, तो फॉर्मूला बनेगा MgCl2। क्या बात है, बहुत ही आसान है।
अब इसके बाद बस आखिरी चीज बचती है पेज 34 और 35 पर। वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान और फॉर्मूला यूनिट मास निकालना। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं ना, उन सबके मास को बस ऐड कर देते हैं। मतलब जोड़ देते हैं? हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ O3 है तो 3 × 16 हो गया 48। ओके, तो 1 + 14 + 48। हाँ, तो टोटल हुआ 63U। वाओ, ये तो बहुत आसान था। और फॉर्मूला यूनिट मास? वो भी बिल्कुल सेम तरीके से निकलता है, बस नाम अलग है। ये खास तौर पर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। अच्छा, जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। राइट, इसमें कैल्शियम का 40 है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो 2 क्लोरीन है तो 2 × 35.5 हुआ 71। तो 40 + 71 हो गया 111U। एकदम परफेक्ट। तो बच्चों, देखा आपने, आज की इस एकदम प्रीमियम क्लास में हमने एटम्स की हिस्ट्री से लेकर उनके कॉम्बिनेशन के लॉज, मास, आयंस और फॉर्मूले लिखने तक का पूरा सफर तय किया है। बिल्कुल, और ये सब आपके आगे के साइंस कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत ही मजबूत बेस है। राइट। लेकिन बच्चों, जाने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जाना चाहता हूँ। वो क्या? हमने पढ़ा कि डाल्टन ने कहा था कि एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, उनको और तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल कहा था। लेकिन बुक एक छोटी सी हिंट देती है कि अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम्स भी इससे भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अरे बाप रे, वेट, रियली? बिल्कुल। जरा सोचो, अगर एटम खुद डिवाइड हो सकता है तो वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर क्या असर डालेगा? हाँ यार, ये तो सोचने वाली बात है। और एटम के अंदर आखिर ऐसा है क्या जो उसको आपस में बाइंड करके रखता है? बच्चों, ये सवाल तो अपने दिमाग में जरूर रखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं आगे। बिल्कुल। तो ठीक है बच्चों, आज का हमारा ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।